जनाब अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ीरुल्लाह ख़ान है। मैं एक्टिंग कोच हूँ और एक्टिंग ज़्यादा थिएटर करता हूँ। एक्टिंग की क्लासेस यहाँ पे पढ़ाता हूँ। पीएनसीए में भी मैंने एक्टिंग क्लासेस पढ़ाई हैं, रंग स्कूल में पढ़ाई हैं। थिएटर वाले एक ग्रुप है उसको रन करता हूँ। तो ये तो मुख्तसर सा मेरा तारुफ़ था। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली परिज़ाद एक बहुत मशहूर हुआ ड्रामा, बहुत लोगों ने देखा और उस पे हमारा चूँकि ताल्लुक़ एक्टिंग से है तो बार बार दोस्तों की तरफ से कि तुमने परिज़ाद देखा है, तुम्हें परिज़ाद कैसा लगा यार। और मैं चूँकि टीवी प्लेज़ नहीं देखता, एक मुद्दत से नहीं देख रहा, तो मेरे लिए उस पे कोई तबसरा करना मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर दोस्तों, ख़ास तौर पे उसामा अहमद ख़ान के सर जाएगा ये गुनाह कि उसने मुझे मजबूर किया कि नहीं आप देखें सफ़ीर भाई, अब देखें। सो मैंने फाइनली वो देखा। मैंने फिर देखा तो फिर मैंने 29 की 29 एपिसोड्स उसके सारे देख लिए हैं। सो अब मैं उस पे तबसरा करने के पोजीशन में हूँ और तबसरा कर रहा हूँ। आज का तबसरा, अगर आप पहले ही परिज़ाद के बहुत फ़ैन हैं तो मेरा ख़्याल है आपको पसंद नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आप इख्तिलाफ़ सुन सकते हैं, आप परिज़ाद पे थोड़ा क्रिटिसिज्म सुन सकते हैं तो फिर तो ये वीडियो देखें, वरना छोड़ दें, आगे निकल जाएं तो बेहतर है। गालियाँ नहीं देनी मुझे। अच्छा, परिज़ाद पे बात करते हैं जनाब। परिज़ाद पे अगर मैं बात करूं, या चलें पहले हम उस पे ज़रा थोड़ी सी जो उसकी अच्छी बातें हैं उस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक पॉइंट था कि आखिर इतना मशहूर क्यों हो रहा है वो प्ले, उसमें अच्छी बातें क्या हैं। तो ऑनेस्टली एक्टर्स जितने भी हैं उसमें तकरीबन सारे ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। उसमें कोई ऐसा क्या कहना चाहिए, काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है। अगर मैं कहूँ, मुझसे पूछें कि कौन स्टैंड आउट करता था उसमें, तो मुझे ऑनेस्टली परिज़ाद इतना स्टैंड आउट नहीं किया। मुझे उसमें नोमान एजाज़ बहुत अच्छा लगा और हुमा नवाब ने एक दो सीन्स में बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। वो कमाल था। परिज़ाद क्यों नहीं अच्छा लगा, उस पर मेरा ख़्याल है कि उसमें बहुत एक्टिंग का मार्जिन ही नहीं था। लेकिन वो जब मैं करैक्टर पे बात करूँगा तो वहाँ हम ज़रा ज़्यादा बात करेंगे। पहले हम ज़रा ड्रामे पे ओवरऑल बात करते हैं। ड्रामे के हवाले से हमें बुज़ुर्गों ने जो सिखाया, उसमें हमेशा वो इस बात पे बहुत ज़ोर देते हैं कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। आपके पास स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने एक अच्छा स्क्रिप्ट ढूंढ निकाला है या लिख लिया है तो आपने अपना 60-70% काम कर दिया है। ये हमें उस्तादों ने कहा था। चुनांचे मैं तो उस पर बहुत अच्छे से अमल करने की कोशिश करता हूँ और मैंने जितने भी थिएटर के लिए प्लेस डायरेक्ट किए हैं, मैं स्क्रिप्ट पे बहुत 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 सरमारी करता हूँ। और जब तक मुझे कोई बहुत अच्छा स्क्रिप्ट ना मिले, जब जो मुझे हिट करे, जो मुझे क्लिक करे, उस वक्त तक मैं स्क्रिप्ट यानी प्ले पे काम करने को तैयार नहीं होता। तो इसलिए थिएटर में मेरा जो काम है वो थोड़ा कम भी है, क्योंकि स्क्रिप्ट ढूंढना पड़ता है या लिखना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। सो इसमें भी मैं ज़ाती तौर पे एक्टिंग के मयार पे बहुत इसलिए बात नहीं करना चाह रहा कि मेरे ख़्याल में स्क्रिप्ट ही बहुत वीक है। चूँकि स्क्रिप्ट बहुत वीक है तो उसमें फिर एक्टर्स के पास बहुत मार्जिन रहता नहीं है एक्टिंग करने का। सो वो जितना भी उसमें गुंजाइश है वो उन्होंने किया, इसलिए एक्टिंग के मयार पे बात नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी ये प्ले क्यों हिट हुआ, इसमें क्या चीज़ें हैं जो इसको बाकी जो टीवी पे प्लेस चल रही हैं उनसे स्टैंड आउट करता है, क्यों करता है? ये एक सवाल आपके जहनों में आ रहा होगा, मेरे जहन में भी ये था। तो मैंने जब ये प्ले देखना शुरू किया तो फिर ज़ाहिर है आप थोड़ा सा और भी देखते हैं। सो मैं कभी कभी टीवी पे जो और प्लेस लगे होते हैं वो भी देखता हूँ। तो उनमें मुझे वही सारी ख़राबियाँ नज़र आईं जो इससे पहले नज़र आती थी और जिसकी वजह से मैंने टीवी के, चाहे वो इंडियन टेलीविज़न हो चाहे पाकिस्तानी हो, उनके प्लेस देखना छोड़ दिए थे। उसकी बड़ी वजह ये थी, ख़ास मेन जो मुझे क्रिटिसिज्म, कि यार उसमें सारे लोग फ़ारिग होते हैं, किसी को कोई काम नहीं होता, वो सारे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं या बैठ के बातें कर रहे होते हैं और बस इसके अलावा प्ले में कुछ नहीं होता। तो इस प्ले में थोड़ा सा रियलिज़म इस हवाले से हमें नज़र आया कि ख़ास तौर पे मैं इस प्ले को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहला हिस्सा जिसमें परिज़ाद स्ट्रगल कर रहा है और वो पॉइंट, उस पॉइंट तक जहाँ वो अमीर हो जाता है, वो दौलत उसके हवाले कर दी जाती है या उसके हाथ आ जाती है, वहाँ तक ये एक हिस्सा है उसका। और फिर दूसरा हिस्सा जिसमें वो दौलतमंद हो गया और अब वो क्या कर रहा है। तो जो पहला पार्ट है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और आप भी अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा था।
कौन सा पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कौन सा पार्ट आपको बोरिंग लगा। तो ज़रा देखते हैं कि आपका और मेरी राय में कितना फ़र्क है बाहर। तो पहला पार्ट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे नज़दीक और वो ज़्यादा रियलिस्टिक भी इसलिए लग रहा था कि उसमें लोग मुख्तलिफ़ काम कर रहे थे। मतलब भाभियाँ हैं, उनका जब भी सीन आया तो वो या तो कुछ पका रही हैं, कोई कपड़े धो रही हैं, बच्चों को खिला रही हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं और साथ बातें कर रही हैं अपनी। ये नहीं है कि वो फ़ारिग बैठी हुई हैं और बस बैठ के कुछ साजिश ही कर रही हैं। इसी तरह दूसरे कैरेक्टर्स हैं तो वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होते थे, तो उससे वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता था कि हाँ, आम ज़िंदगी में हम इसी तरह बिहेव करते हैं। हम उस वक्त तक फ़ारिग होकर बैठ के बात नहीं करते जब तक हमारे पास वो जो बात करने वाली है वो कोई बहुत सीरियस बात ना हो, वो कोई ऐसा इशू है कि जिस पे बाकी सब छोड़ के तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो फिर हम ऐसा करते हैं। लेकिन आम ज़िंदगी में हम बैठे रहते हैं, हम साथ कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, साथ बातें हो रही हैं, ये सब चलता रहता है और इसी तरह के सीन्स होने चाहिए। लेकिन ऐसे सीन्स को रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है, तो उसमें ज़रा एफ़र्ट ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए टीवी प्लेज़ में आमतौर पे वो इस एफ़र्ट से बचने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं कहानी की तरफ, वापस स्क्रिप्ट की तरफ। स्क्रिप्ट के बारे में हमारे उस्तादों ने हमें एक जो सादा तरीन डेफिनेशन कहानी की बताई है वो ये है कि इट्स द स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू डू समथिंग और अचीव समथिंग एंड फेसेस प्रॉब्लम्स और हर्डल्स। ठीक है, यानी एक शख्स है, औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, वो कोई नॉन ह्यूमन कैरेक्टर, जैसे आप जानवरों की कहानियाँ सुनते हैं वो भी हो सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। वो कोई सादा पर्सनल लेवल की फ़र्स्ट पोजीशन लेने की भी हो सकती है, वो किसी लड़की को हासिल करना या लड़के को हासिल करना जिससे मोहब्बत हो गई है वो भी हो सकता है, वो अपने आगे पीछे कहीं कोई बहुत शदीद ज़्यादती हो गई है तो उस इंसाफ़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद भी हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप आइंदा जब भी कोई फ़िल्म ड्रामा देखें तो आप देखेंगे क्या उसमें ये वाली चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन से किरदार की कहानी है, वो क्या हासिल करना चाह रहा है और उससे क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। सो ये है। अब इसमें आपको वो जो मैंने बात की थी कि हम इस ड्रामे को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, तो वो आप देखें कि पहला हिस्सा वो है जिसमें आपके पास ये कहानी वाली जो चेन है ये बनती है कि हाँ, एक कैरेक्टर है परिज़ाद, वो अपने आप को मनवाना चाहता है। शुरू में तो इस तरह से ही उसकी कहानी बनती है कि वो अपने आप को मनवाना चाहता है, उसको बहुत बेकार, बहुत फारिग, निकम्मा, किसी काम का नहीं है उस तरह का समझा जाता है, लेकिन वो चाहता है कि अपने आप को मनवाए। फिर खैर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उसको एक पॉइंट पे रियलाइज़ होता है कि मसलन वो जो मैकेनिक के पास वो काम करता है एक वर्कशॉप में, तो वहाँ उस्ताद उसको कहता है कि दौलत तेरे पास आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। या एक और वो जो लड़की जिसके लिए वो नज़में लिखता है जिसके ड्रामे के लिए, तो उस लड़की की माँ भी उसे कहती है कि जब तुम्हारे पास दौलत आ जाएगी तो फिर तुम्हें सारे लोग जो है वो मान जाएंगे। तो फिर उस यानी बुनियादी तौर पे वो अपने आप को मनवाना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए उसे ये समझ आती है कि अगर दौलत होगी तो उसके ज़रिए मनवा सकेगा, तो फिर वो इस रुख पे चल पड़ता है कि अच्छा दौलत कमानी है बहुत सारी। सो एक किरदार है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है और उसमें उसे मुश्किलात पेश आ रही हैं। उस पैटर्न पे चूँकि चल रही है पहला हिस्सा, तो आपको ये हिस्सा जो है वो निस्बतन दिलचस्प और इंटरेस्टिंग लगता है और आप ड्रामा देखते रहते हैं। जब उसे दौलत मिल गई है तो उसके बाद इस कैरेक्टर के पास करने को कुछ नहीं रहा। अब जो कहानी चले जा रही है उसमें इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, इसीलिए कि वो कुछ अचीव करना नहीं चाह रहा, उसके पास है कि वो अचीव कर चुका है। सो आम तौर पे क्लाइमैक्स के बाद कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चलाई जाती, खींची जाती। क्लाइमैक्स कहानी का जब 70% तक चला जाती है बात, तो वहाँ उस पॉइंट पे कहीं क्लाइमैक्स आता है और उसके बाद तेज़ी से इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें वो हुआ, लेकिन इसके बाद कहानी को बहुत खींचा गया, तो वो बाद वाला हिस्सा जो है वो बहुत अनइंटरेस्टिंग रहता है आखिर तक। इवन आखिरी 1-2 किस्तें तो इतनी ड्रैग की गई हैं, इतनी घसीटी गई हैं कि जो उसमें नज़में ही नज़में सुनाए जा रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि कोई मुशायरा ही करा लेता है यार। एक पूरी किस्त इसी में गुजर रही है कि एक नज़म तो दूसरी नज़म तो तीसरी, तो ये क्या हो रहा है भाई? उसमें कहानी आगे बढ़नी चाहिए, कहानी आगे नहीं बढ़ती। इस हवाले से वैसे मेरा एक और वीडियो है जिसमें कहानी के ड्रैग होना और कहानी आगे बढ़ना, एक्शन क्या होता है, उस पर बात हुई है और वो वीडियो भी मेरे पेज पे मौजूद है, उसको देख लीजिएगा तो उससे भी थोड़ा सा आपको ये वाली चीज़ और एक्सप्लेन हो जाएगी। मैं अभी और लंबी उस बहस में नहीं पड़ता। दूसरी जो 2 बड़ी खामियाँ कहानी में समझी जाती हैं वो उसका प्रिडिक्टेबल होना। प्रिडिक्टेबिलिटी को अच्छा नहीं समझा जाता। कहानी वो होती है जिसमें हमें हर वक्त ये ख्वाहिश रहे जानने की कि अच्छा आगे क्या होगा,
आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ। बच्चे आप बच्चों को कहानी सुनाए ना तो वो हर वक्त आपसे ये पूछे अच्छा फिर क्या हुआ, तो वो फिर क्या हुआ वाला एलिमेंट है कि नहीं है। सो वो भी आपका जब ये अमीर हो गया तो उसके बाद वाले पार्ट में तो वो एलिमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और कहानी बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाती है, आपको पता होता है कि अब आगे क्या होगा। उस सेकंड हाफ में जो उसका मोस्ट ड्रामेटिक सीन है वो है जिसमें ये अपने दुश्मन के लड़के को उठा लेता है और उसके घर उसकी खून आलूद शर्ट भेजता है जिसमें उसको ये तासुर देता है कि उसके बेटे को इसने कत्ल कर दिया है, हालांकि वो कत्ल किया नहीं होता। अब वो भी यानी ये सबसे ड्रामेटिक सीन होने के बावजूद ये इतना प्रेडिक्टेबल था कि जब वो खून आलूद शर्ट गई तो जब बच्चा गायब हुआ उसी वक्त मुझे पता था कि इसे किसने उठाया है, और जब उसकी खून आलूद शर्ट गई तो मुझे पता था कि ये सिर्फ उसको डराने के लिए किया गया है, उसके बच्चे को एक्चुअली कत्ल नहीं किया गया। बल्कि इस सीन पे मुझे ज़ाती तौर पे एक और भी मसला है कि इसका ड्रॉप सीन बड़ा ही स्टूपिड तरीके से किया गया है। ऑनेस्टली मैं लफ्ज़ स्टूपिड बहुत जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो इसलिए कि आपने बच्चे को कत्ल नहीं किया, अब इसको बहुत ड्रामेटिक अंदाज में रिवील किया जा सकता था, लेकिन उसमें परिजाद उसे बता देता है कि तुम्हारे बेटे ठीक ठाक है। मतलब मैं अगर डायरेक्टर होता और इस सीन को रिकॉर्ड करता तो मैं उस परिजात को ये बताने से रोक देता कि नहीं, वो कहीं इशारा करता कि वो उधर है तुम्हारा बेटा, जाओ। उसको तो अभी तक ये है ना कि वो लाश है बेटा, वो अब बेटा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके बेटे को मार दिया गया तो उसकी लाश। सो ये इशारा करता है कि उधर, और वहाँ जाता है और वहाँ उसको रियलाइज़ होता है कि ओह उसके बेटे को कत्ल नहीं किया गया, वो तो ज़िंदा है। तो वो कितना पावरफुल सीन होता वहाँ पे उस जो भी सेठ ज़ुबैर या पता नहीं क्या नाम था उस दुश्मन का, बहरहाल उस सेठ के पास एक्टिंग के लिए कितना मार्जिन होता कि वो ये इस यकीन के साथ कि उसका बेटा मर चुका है वो जाता है और वो देखता है तो उसका बेटा ज़िंदा है। ठीक है, ये सीन को ख़राब कर दिया गया, किल कर दिया गया। ठीक है, ओके। सो दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत प्रेडिक्टेबल थी और ख़ास तौर पर सेकंड हाफ में बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो गई थी, सब पता था आगे क्या होना है। उसके बाद एक और चीज़ जो कहानी को ख़राब करती है वो कोइंसिडेंसेस हैं। किसी भी कहानी में एक दो कोइंसिडेंसेस, इत्तेफाकात ठीक है, लेकिन हमारे टीवी प्लेज में आप बाकी प्लेज भी देखें तो उसमें कहीं किसी ने सुन लिया कुछ, कहीं किसी ने देख लिया कुछ इत्तेफाक से, वो भी इत्तेफाक से, इत्तेफाक इत्तेफाक इत्तेफाक। भाई अगर सारा कुछ इत्तेफाक से ही होना है तो फिर कहानी रहने दो। ठीक है, उसमें वो लॉजिकल प्रोग्रेशंस भी होनी चाहिए चीज़ों की। सो इत्तेफाकात जो हैं वो रियल लाइफ में भी इक्का दुक्का हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि वो जितने रियल लाइफ में होते हैं उतने ही करें। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्हिसार कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्हिसार इत्तेफाकात पे, कोइंसिडेंसेस पे करेंगे तो वो कहानी बहुत बेमज़ा हो जाएगी। इसमें भी ख़ास तौर पे सेकंड हाफ में ये बहुत ज़्यादा हो जाता। एक अब इसके बाद फिर सवाल ये उठता है कि जनाब इतने ही आपने कीड़े निकाल दिए हैं तो फिर ये प्ले इतना मशहूर क्यों हो गया, इतनी ज़्यादा उसकी व्यूवरशिप और ये सब, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या मेरा एनालिसिस बहुत गलत है या इसमें कुछ और वजह है। तो बात यह है कि अगर आप अगेन टीवी की हिस्ट्री रिसेंट 5, 7, 10 सालों की देख लें या जो भी आप प्लेस देखें तो आपको नज़र ये आएगा कि मोस्टली जो ड्रामे हैं वो, या तकरीबन सारे ही ड्रामे अपर मिडिल क्लास की स्टोरीज़ हैं। उनमें गरीब लोगों की, गरीब ख़ास तौर पे किसी गरीब कैरेक्टर को लीड कैरेक्टर बनाना, उसकी स्टोरी सुनाना, ये नहीं हो रहा टेलीविज़न पे। सो ये पहला एक ऐसा ड्रामा है कि जिसमें एक गरीब आदमी को, जिसको हर तरफ से धुतकारा जाता है, धक्के दिए जाते हैं, पीछे हटा दिया जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, आगे बढ़ने के मौके उसके हाथ से छीन लिए जाते हैं, इस तरह का बंदा है और वो स्ट्रगल कर रहा है और वो जैसे तैसे अपने लिए कोई रास्ता बना रहा है। तो ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी ही है, ऐसी ही ज़िंदगी जी रही है, ऐसी ही मुश्किलात का सामना कर रही है और उनकी कहानी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नहीं आती। सो जब एक रेयरली कहीं से एक कहानी निकल आई है ऐसी, तो वो सब के सब उसको देखने बैठ गए हैं और वो उनका इंटरेस्ट है। इनफैक्ट
अमीर या ये स्ट्रगल हम जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास बुनियादी सहूलियात हैं, हम भी तो इस स्ट्रगल में मौजूद हैं। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ज़ाती तौर पे परीज़ाद के करैक्टर के साथ रिलेट बहुत कर पाया, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ इसी तरह की स्ट्रगल से इबारत है। मैंने बहुत इसी तरह की ज़िंदगी गुजारी है, इसी तरह की मुश्किलात, और ख़ास तौर पे वहाँ पे मेरे लिए बड़ा ये कनेक्ट करना आसान हो गया था जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है और वहाँ एक लड़की एक ड्रामा कर रही है। और चूँकि मेरा अपना ड्रामे से और एक्टिंग से बहुत ताल्लुक़ रहा अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में भी, तो मैंने फ़ौरन उसके साथ कनेक्ट किया। और खैर बाकी तफसील में नहीं जाते, ज़ाती ज़िंदगी है मेरी, छोड़े इसे, हम ड्रामे पे वापस आते हैं। अच्छा, सो मेरे नज़दीक जो है इसमें बड़ी वजह उसकी पॉपुलैरिटी की ये है कि वो एक गरीब आदमी की कहानी है जो कि बहुत रेयरली स्क्रीन पे नज़र आती है। अब आते हैं जनाब इस प्ले के हवाले से जो मैंने आपसे बात करनी है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि इसका मैसेज क्या है। ठीक है, मैं कहानी के झोल जो है उनको छोड़ रहा हूँ, बात बहुत लंबी हो रही है ऑलरेडी, लिहाजा कहानी में बहुत सारे झोल हैं लेकिन वो कोइंसिडेंसेस और उसमें कहीं एक्सप्लेन हो जाते हैं, सो हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम अपने आखिरी और कोर टॉपिक पे आते हैं कि उसका मैसेज क्या है। देखिए, कहानी का जो इन्होंने एक प्रेमिसेस बनाया था वो बड़ा अच्छा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि एक ऐसा शख्स जिसका रंग गहरा सांवला सा है और अपनी रंगत और गुर्बत की वजह से उसकी बाकी उसके टैलेंट, उसकी खूबियाँ, उसकी सलाहियतें, वो सारी की सारी जो हैं उस पे पानी फिर जाता है, उसको कहीं मौका नहीं दिया जाता, उसको धुतकारा जाता है। तो इसमें इस प्ले में ये बात बड़े अच्छे तरीके से हो सकती थी कि रंगत जो है वो आल इन आल नहीं है, इंसान के अंदर और सलाहियतें भी होती हैं और उनकी बुनियाद पे किसी इंसान के बारे में एक फ़ाइनल जजमेंट देना जो है ये गलत बात है। दिस कुड हैव बीन द प्रेमिसेस जिस पे ये कहानी डेवलप की जाती है और काफ़ी हद तक उसको चलाया गया, लेकिन बाद में कहानी कहीं और निकल गई और इस बात को वहीं छोड़ दिया गया। मसलन मिसाल के तौर पे वो सक्सेस है उसकी, परीज़ाद फाइनली सक्सीड्स, ठीक है, लेकिन उसकी सक्सेस की रीज़न जो है वो उसकी अपनी स्ट्रगल और अपनी दूसरी सलाहियतें नहीं हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी छोड़ देता है, वो वर्कशॉप भी छोड़ देता है, सो जहाँ जहाँ वो मेहनत करके कोई कामयाब हो सकता था और अपने आप को मनवा सकता था, उसके लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ती, वो सारी चीज़ें आपने छुड़वा दी उससे। और आखिर पे उसकी कामयाबी के लिए आपने रास्ता क्या बनाया, वो वफ़ादारी, वो एक मालिक से वफ़ादारी है। तो मुझे तो बुनियादी तौर पे इस बात से भी मसला है कि एक इंसान दूसरे इंसान का मालिक क्यों और कैसे? इंसान इंसानों के मालिक कब से होने लग गए? और अगर हो भी रहे हैं तो क्या वो ठीक है और हमें उसे प्रमोट करना चाहिए? ये एक सवाल है। दूसरा ये कि वो मालिक, उसकी शख्सियत क्या है? वो बड़े ज्ञान ध्यान की बातें तो करता है, ठीक है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे तो एक क्रिमिनल है जिसने नाजायज़ तरीके से कत्ल व गारत करके ये दौलत इकट्ठी की और एक एम्पायर बनाई है। सो ये जिसके बारे में वो कहता भी है कि हर बड़ी एम्पायर के पीछे, वो गॉडफादर की एग्जांपल भी देता है परीज़ाद, कि हर बड़ी एम्पायर के पीछे कहीं ना कहीं जुर्म छुपा होता है। सो अगर उसका जुर्म इस्टेब्लिश नहीं भी है तो आप इस नतीजे पे ऑडियंस को खुद ही पहुंचा भी रहे हैं कि वो जुर्म के नतीजे में इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की गई है। तो एक मुजरिम के साथ वफ़ादारी क्यों? और एक मुजरिम से वफ़ादारी करके दौलत कमाना, क्या ये कामयाबी की कोई सही कुंजी है? ये मैसेज हम अपने आवाम को देना चाहते हैं कि वो मुजरिमों के वफ़ादार बने तो कामयाब हो जाएंगे। मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप बताइए कि आपको मेरी इस राय से इख्तिलाफ़ है या आपको ये ठीक लगता है। थैंक यू।